नमस्कार दोस्तों, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल गुरुकुल जीएस पॉइंट में स्वागत करता हूं। और 2-4 दिनों से काफ़ी ये चर्चा में रहा था कि एनआरए और सीईटी क्या है। तो काफ़ी स्टूडेंट सबके कमेंट पर जो है ये वीडियो मैं आप सबों के बीच बनाने जा रहा हूं, जो कि एनआरए और सीईटी से होगा। एनआरए और सीईटी किसको कहते हैं उसके बारे में इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं एनआरए और सीईटी क्या होता है। यानी अब पूरे देश में तो सीईटी लागू हो गया, लेकिन सीईटी क्या होता है ये स्टूडेंट सबको अभी भी जानकारी नहीं है। तो एनआरए का अर्थ होता है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। क्या होता है? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। और सीईटी का फुल फॉर्म होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या होता है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो अब क्या होगा कि पूरे भारत में जो है मुख्य रूप से 3 फॉर्म जो निकलता था, एक आपको रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया और एसएससी हो गया। तो यही वैकेंसी ज़्यादा निकलती थी, लगभग साल में 3 करोड़ के आसपास ये नौकरी देती थी। तो उसी को जो है अब ये तीनों को क्या किया है, ऐड किया गया अभी फ़िलहाल में। तो वही जो है ये सीईटी एग्ज़ाम लेगा, तीनों को ऐड किया गया। यानी तीनों के लिए मात्र आपको एक ही परीक्षा देना पड़ेगा, जिसको हम लोग सीईटी बोलते हैं। और कंडक्ट कौन कराएगा परीक्षा? तो एनआरए, यानी एनआरए ये एग्ज़ाम लेगा। और किसके माध्यम से? तो सीईटी के माध्यम से। अब जान लेते हैं कि कितना रुपया फंड जारी किया है इस एनआरए सीईटी के लिए। तो 1517.57 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया है। और ये लागू कब से होगा सीईटी? तो ये अगले साल यानी 2021 से सीईटी लागू हो जाएगा पूरे इंडिया में। अब है मुख्य रूप से इसमें अभी किसको किसको शामिल किया गया है? तो आईबीपीएस, आरआरबी और एसएससी। और आने वाले दिनों में और को भी शामिल किया जा सकता है। फिलहाल अभी 3 को ही शामिल किया गया है, आईबीपीएस, आरआरबी और एसएससी। तो आईबीपीएस के तहत जितने भी बैंकिंग के एग्ज़ाम होते थे, बैंक पीओ हो गया, बैंक मैनेजर हो गया, तो वो आते हैं आईबीपीएस के अंतर्गत। और आरआरबी के अंतर्गत रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होते थे वो आते हैं। और एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और आने वाले दिनों में और से एग्ज़ाम को भी ऐड किया जा सकता है इस सीईटी में। तब जान लेते हैं सीईटी क्या होगा। यानी इस तीनों एग्ज़ाम के लिए जो ना अभी वो मात्र अब एक एग्ज़ाम होगा, वो आपको सीईटी देना पड़ेगा, जो कि एग्ज़ाम फ्री होगा। पहले क्या होता था कि आप जैसे आरआरबी की यानी रेलवे का कोई एग्ज़ाम दिए तो पहले पीटी होता था, उसके बाद मेंस देना पड़ता था, उसके बाद इंटरव्यू होता था। तब ऐसा नहीं होगा, अब आपको पहले सीईटी देना पड़ेगा सभी एग्ज़ाम के लिए। सभी एग्ज़ाम के लिए सीईटी देना पड़ेगा। उस एग्ज़ाम के पास करने के बाद ही अब जब कोई फॉर्म निकलेगा, चाहे बैंक का फॉर्म निकले या रेलवे का निकले या एसएससी का निकले, तो किसी एक में आप डाल सकते थे। पहले क्या होता था कि बैंक का ही कोई फॉर्म, कलर का भी निकला, मैनेजर का भी निकला, तो सब में डाल देते हैं स्टूडेंट। अब ऐसा नहीं होगा। यदि बैंक का फॉर्म बैंक में जाना चाहते हैं तो बैंक का ही डाल सकते हैं, रेलवे में जाना चाहते हैं तो रेलवे में ही भर सकते हैं, और एसएससी में जाना चाहते थे एसएससी का ही भर सकते हैं। अगला जो एग्ज़ाम होगा यानी सीईटी पास करने के बाद जो एग्ज़ाम मेंस जो होगा, वो आप किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सभी पोस्ट के लिए नहीं कर सकते हैं। अब सीईटी क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। यानी सीईटी सब के लिए होगा। यानी सीईटी एग्ज़ाम जो होगा वो सभी स्टूडेंट के लिए होगा, जो कि क्या कहलाएगा? फ्री कहलाएगा। अब क्या होगा? 2 टाइम्स इन ए ईयर। यानी ये एग्ज़ाम जो सीईटी का होगा ना, ये साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाएगा। 6-6 महीना पर एग्ज़ाम होगा। और उसके बाद हो गया ये एग्ज़ाम जो होगा ये 10th लेवल पर भी होगा, 12th लेवल पर भी होगा और ग्रेजुएट लेवल पर भी होगा। यानी साल में जो 2 बार एग्ज़ाम होगा सीईटी का, इसमें 10वां लेवल पर भी एग्ज़ाम लिया जाएगा सीईटी का, और 12th लेवल पर भी एग्ज़ाम लिया जाएगा, और ग्रेजुएट लेवल पर भी सीईटी एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब नेक्स्ट है स्कोर कार्ड वैलिड फॉर 3 ईयर। यानी ये जो स्कोर कार्ड आपको मिलेगा सीईटी पास करने के बाद, तो इस स्कोर कार्ड की वैधता कितने दिनों की रहेगी? तो 3 साल तक ये वैलिड रहेगा, और 3 साल के बाद ये अनवैलिड हो जाएगा। मान लीजिए 3 साल तक कोई वैकेंसी आया तो उसमें इस स्कोर कार्ड के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं।
तो यह स्कोर कार्ड याद रखना कितने साल तक वैलिड रहेगा, तो 3 सालों तक ये वैलिड रहेगा। नो अटेम्प्ट लिमिट, क्या लिखा है, नो अटेम्प्ट लिमिट, यानी एग्जाम आप जितनी बार चाहे उतनी बार दे सकते हैं। ये कोई लिमिट नहीं किया है कि आप एक ही बार दीजिए या 2 बार दीजिए उसके बाद आपको देने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो ये लिमिट नहीं है, आप जितना बार चाहे एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए पहली बार एग्ज़ाम दिए, हमको 60 नंबर आया, हम चाहते हैं अगली बार फिर से एग्ज़ाम देकर स्कोर को बढ़ा दे, तो आप वो दे सकते हैं। ये लिमिट नहीं, आप जितनी बार चाहे CET आप दे सकते हैं। अब है कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम, और ये एग्ज़ाम जो होगा आपको कंप्यूटर पर देना पड़ेगा और ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। CET का जो एग्ज़ाम होगा वो किस आधार पे होगा, वो ऑनलाइन एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, और एग्ज़ाम इन 12 ऑफिशियल लैंग्वेज। और ये एग्ज़ाम जो आपको होगा ये 12 मुख्य भाषा में मिलेगा। पहले एग्जाम में क्या होता था, मुख्य रूप से 2 भाषा में क्वेश्चन पेपर आता था, एक इंग्लिश और एक हिंदी। अब क्या होगा, ये 12 ऑफिशियल लैंग्वेज भाषा में होगा, यानी 12 प्रमुख भाषा इसमें रहेगा, और जिस क्षेत्र से जो स्टूडेंट है वो भाषा में अपना एग्जाम देंगे। तो ये कठिनाई नहीं होगी। और शेड्यूलिंग टेस्ट एंड चूजिंग सेंटर्स, इसमें क्या होगा, स्टूडेंट अपने मर्जी से जो है शेड्यूलिंग टेस्ट यानी किस डेट में उसको एग्ज़ाम देना है और किस सेंटर पर एग्ज़ाम देना है वो खुद स्टूडेंट चूज कर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होगा कि सेंटर आपके ज़िले में होगा, यानी एक ज़िला में कम से कम एक सेंटर निश्चित होगा। तो आप शेड्यूलिंग यानी आप डेट चूज कर सकते हैं, किस डेट में आपको CET देना है और किस सेंटर पर आपको एग्ज़ाम देना है, नज़दीकी सेंटर चूज कर सकते हैं। अब है हेल्पलाइन पोर्टल 24x7, यानी हेल्पलाइन का जो एक नंबर मिलेगा आपको 24 घंटा उस पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं CET के बारे में। इससे पहले क्या होता था, कोई भी फॉर्म, मान लीजिए अभी NTPC ग्रुप D का फॉर्म निकला, अब इसका एग्ज़ाम कब होगा नहीं होगा कोई अता पता नहीं है, नहीं कोई सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की जा रही है कि कब एग्ज़ाम लिया जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, CET में आप उस नंबर पर कॉल करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि कब एग्ज़ाम होगा, क्या कुछ जानकारी मिलेगी, वो आपको ये हेल्पलाइन नंबर से मिल जाएगा। अब क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड सिलेबस होगा। अभी सिलेबस जारी नहीं किया गया है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा कि नहीं सिलेबस में ये पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा, तो अभी सिलेबस जारी नहीं किया गया। सिलेबस जैसे ही जारी होगा आप सबको सूचित कर दिया जाएगा। और एज भी अभी लिमिट नहीं किया गया है, यानी एज अभी क्या हुआ है, लिमिट नहीं है, लेकिन एज जो है स्टूडेंट के हक में ही होगा। तो एज भी अभी लिमिट नहीं है, जैसे ही एज लिमिट होगा वो भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तब क्या हुआ, ये CET क्या हुआ कि सभी एग्ज़ाम के लिए एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो क्या होगा CET होगा। यानी कोई भी एग्ज़ाम आप दीजिएगा ना आगे, तो CET पहले पास करना जरूरी है। जब तक आप CET पास नहीं कीजिएगा तब तक अगले फॉर्म के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर समझ लेते हैं स्कोर कार्ड क्या है। यानी ये मान लीजिए आप CET पास कर गए, आपको स्कोर कार्ड मिल गया है। क्या हुआ, स्कोर कार्ड मिला, स्कोर कार्ड जैसे ही मिला तो ये स्कोर कार्ड का वैलिडिटी आपको 3 साल है। स्कोर कार्ड मिलने के बाद IBPS में भी आप फॉर्म भर सकते हैं, या आप रेलवे में भी फॉर्म भर सकते हैं, आप SSC में भी अप्लाई कर सकते हैं, आप स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी एक में कर सकते हैं, ये नहीं हम बैंक में भी कर देंगे, रेलवे में भी कर देंगे, SSC में भी कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। किसी एक क्षेत्र में आपको वो चुनना पड़ेगा कि किस क्षेत्र में आपको अप्लाई करना है। और एक खुशखबरी और है कि प्राइवेट भी इसमें अपना हस्तक्षेप कर सकते हैं। प्राइवेट वाले चाहे तो इस स्कोर कार्ड के माध्यम से उस स्टूडेंट को अपने कंपनी में ले सकते हैं, या मैनेजर बना दे, या कोई अन्य पद पोस्ट पर डायरेक्ट इंटरव्यू लेकर के उसका ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। प्राइवेट को भी हक है। अब आपको कि ये जो है आपको ऑनलाइन जो करना पड़ेगा कि आपको साइट खोजना नहीं पड़ेगा, एक ही पोर्टल पर अप्लाई होगा, जो कि पोर्टल कौन है, वो NRA है। यानी एक ही पोर्टल पर अप्लाई होगा NRA पर, और एक ही बार मेहनत करना पड़ेगा, यानी एक ही बार जोर से मेहनत करेंगे, जोर शोर से मेहनत करेंगे और CET निकाल देंगे, और एक बार ही फीस देना पड़ेगा। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता था, अब इससे पहले कि जो भी फॉर्म निकलता था अलग अलग फॉर्म के लिए अलग अलग फ़ी जमा करना पड़ता था, और सेंटर भी काफ़ी दूर दूर तक होता था।
क्योंकि स्टूडेंट सबको जाने आने में भी बहुत परेशानियां होती थी, बहुत रुपया पैसा खर्च होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, एक ही बार फीस देना पड़ेगा और एक ही बार जोर से मेहनत करेंगे और CET पास करने के बाद जो भी वैकेंसी आएंगे उसको हम लोग भरेंगे। क्योंकि जो CET स्टूडेंट पास नहीं करेंगे तो वो आगे तो फॉर्म भरेंगे नहीं, तो CET पास करना आपको ज़रूरी हो जाएगा। जब तक CET आप पास करेंगे नहीं तब तक आगे आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो मुख्य परीक्षा आपको CET देना ही पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबों को ये CET और NRA के बारे में बताए आप सबों को पूरी तरह से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।